Hello friends, hope you all are fine and safe. Today's topic is osteoarthritis of knee. आज मैं आपको जोड़ों के दर्द के बारे में बताऊंगी। जोड़ों का दर्द किसी भी जॉइंट में हो सकता है, शोल्डर में हो सकता है, स्पाइन में हो सकता है, नी में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी, घुटनों में जोड़ों का दर्द अगर किसी को होता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए और घर में कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे कि आपकी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी टल सके और आपको पेन रिलीफ और स्वेलिंग में रिलीफ आ जाए। ये देखिए, ये हमारा नी जॉइंट है। तो नी जॉइंट किस किस से बना है? ये ऊपर से जो बोन आ रही है इसको हम फीमर बोलते हैं, नीचे की जो आ रही है इसको हम टिबिया बोलते हैं, और ये जो आगे की तरफ है ये पेटेला है। तो बीच में इन दोनों बोन्स के बीच में एक कुशन सा बना होता है जिसको कि हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो विद एज डीजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट होते हैं हमारी बॉडी में। वैसे तो हम 50 ईयर्स के बाद बोलते थे, लेकिन अब 40 ईयर्स के बाद भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, साइडों से कुछ एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है जिसको कि हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। तो ये देखिए, इरोजन ऑफ कार्टिलेज हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे। और आम भाषा में सब लोग बोलते हैं कि गैप आई है। गैप आता नहीं है, गैप कम हो जाता है। तो ये दोनों जो बोन्स है एक दूसरे के पास आ जाती हैं जिसकी वजह से कार्टिलेज जो है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमें प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। पेशेंट की क्या क्या कंप्लेंट रहेगी? सबसे पहले तो पेशेंट पेन की कंप्लेंट करेंगे, और पेन जो है वो हर टाइम रहेगी, और मूवमेंट करते वक्त वो पेन इंक्रीज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट पेशेंट कंप्लेंट करेंगे स्टिफनेस की, स्पेशली मॉर्निंग स्टिफनेस। जैसे आप सुबह उठेंगे तो पेशेंट की जो नीज़ हैं वो बिल्कुल अकड़ जाएंगी। वो इस वजह से अकड़ेंगी क्योंकि हमारे दोनों घुटनों के बीच में एक फ्लूइड निकलता है जिसको कि हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो जब पेशेंट एक्टिव रहते हैं तो वो फ्लूइड थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, लेकिन इस कंडीशन में वो फ्लूइड रेस्ट के टाइम पे निकलना कम हो जाता है। उस वजह से हमारे जो घुटने के जोड़ हैं वो बिल्कुल अकड़ जाएंगे और पेशेंट को सुबह उठ के बेड से उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील होगी। पेशेंट को टेंडरनेस की भी पेशेंट कंप्लेंट करेंगे। दबाव, हल्का सा भी आप दबाव अगर घुटनों पे देंगे या कोई प्रेशर पड़ेगा तो उसमें पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी जिसमें कि जो मूवमेंट है, जो रेंज है घुटने की, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जिस हिसाब से आप घुटना आगे पीछे मोड़ सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा क्रैकलिंग साउंड्स। जब आप उठेंगे बैठेंगे तो आपको कड़कड़ की आवाज़ आ जाएगी जिसको कि हम क्रेपाइटिस भी बोलते हैं। तो ये किस वजह से आएगी? क्योंकि गैप कम हो जाएगा तो जो हड्डियाँ हैं वो आपस में रगड़ खाना स्टार्ट कर देंगी और रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट हो जाएगी ड्यू टू बोन स्पर्स। हम इसमें देखते हैं वो स्वेलिंग की पेशेंट काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा पेन में, वो ड्यू टू इन्फ्लामेशन होगी। अब मैं बताऊंगी कि रिस्क फैक्टर्स किस किस को ये ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो ओल्डर एज जो ग्रुप है उनमें ये ज़्यादा होने के चांसेस हैं क्योंकि ये डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इंसान बाहर से उसमें चेंजेस आते हैं बॉडी में, वैसे ही अंदर से भी चेंजेस आते हैं। तो जैसे जैसे चेंजेस आएंगे वैसे वैसे ओए के चांसेस बढ़ेंगे, और फीमेल्स में ये ज़्यादा देखा जाता है कंपैरेटिवली मेल्स के, और वो भी मेनोपॉज के बाद ये लेडीज़ मैक्सिमम कंप्लेंट करती हैं कि उनके घुटने पकड़े गए हैं। नेक्स्ट आ जाएगा जिनको स्पोर्ट्स जो लोग खेलते हैं या जिनका एक्सीडेंट हुआ है, कोई एक्सीडेंट की हिस्ट्री है, घुटने में कोई लगी थी, तो सेकेंडरी में ये हमें देखने को मिल जाएगा ओए। और रिपीटेड अगर कोई स्ट्रेस आ रहा है जॉइंट्स पे या कोई जेनेटिकली भी ये देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशंस की, कि पेशेंट को इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में डीजनरेटिव चेंजेस जो हैं वो विद टाइम बढ़ती जाएंगी, तो उस वजह से पेन भी बढ़ेगी और स्वेलिंग भी बढ़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें पेशेंट के लिए टॉलरेट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो सीवियर डिप्रेशन में भी जा सकता है, और स्लीप डिस्टर्बेंसेस तो बहुत ही आम बात है। तो अब बात करेंगे कि हम किस बेसिस पे ये पता लगाएंगे कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है। तो पहले तो एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही करेंगे, देखेंगे कि पेशेंट को स्वेलिंग की कंप्लेंट है, पेन है, रेडनेस है, टेंडरनेस है, उनकी रेंज कम हो गई है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही है। तो फिर हम पेशेंट को कहेंगे कि आप एक एक्सरे करवाइए जिसमें कि जो जॉइंट स्पेस है वो हमें रिड्यूस मिलेगी। तो उस बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं। एमआरआई करवा सकते हैं,
जॉइंट फ्लूइड एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। ये सब चीज़ों से हमें पता चलेगा कि पेशेंट को ओए नी है। फिर इसके बेसिस पे डॉक्टर जो है वो देखते हैं कि ग्रेडिंग करते हैं कि कौन से ग्रेड का ओए नी है। जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है वो मेडिसिन से क्योरेबल है, लेकिन जो ग्रेड 3 है उसमें हम इंजेक्शंस देके ट्राई करते हैं कि ये पोस्टपोन्ड हो जाए, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो पोस्टपोन्ड हो जाए। और अगर ये ग्रेड 4 में चला गया है तो उसका लास्ट ऑप्शन टोटल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट ही है। लेकिन आजकल काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, तो उसी के बेसिस पे जो सर्जन हैं वो नी रिप्लेस करते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात है, इट्स नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये जितना डैमेज हो गया है वो ठीक नहीं हो सकता। हम इसको मैनेज कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं ताकि ये जहाँ पर है वहीं तक ये रहे। तो पेन के लिए तो हम एनसिड्स लेंगे, इन्फ्लेमेशन उससे रिड्यूस हो जाएगी, स्वेलिंग कम हो जाएगी। और इंजेक्शंस में हाइड्रोकॉर्टिसोन के इंजेक्शंस डॉक्टर लगाते हैं जॉइंट स्पेस के बीच में, उससे इन्फ्लेमेशन तो रिड्यूस होती है, लेकिन अगर आप 3 से 4 बार वो लगवाएंगे तो उससे जॉइंट डैमेज होने का भी खतरा हो सकता है। तो ये डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, ऑर्थोपेडिशियन आपको सजेस्ट करेंगे कि आपने लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। लास्ट ऑप्शन आ जाएगा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, तो वो भी आपको डॉक्टर्स ग्रेडिंग के बेसिस पे आपका एक्सरे एमआरआई देख के आपको बताएंगे। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम घर में रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे, जो कि हम फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जाके भी कर सकते हैं या वो आप देखकर भी कर सकते हैं घर में। तो आप रेगुलर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करिए और अवॉइड कीजिए नीचे बैठना, ज़मीन पे बैठना, स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठना, चौकड़ी मार के, आलती पालती बोलते हैं, चौकड़ी मार के बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड कीजिए, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना अवॉइड कीजिए, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या कोई चलते वक्त स्टिक का यूज़ कीजिए, वॉकर का यूज़ कीजिए। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो वेट को कम करने की कोशिश कीजिए। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। और फिजियोथेरेपी जो एक्सरसाइजेज़ हैं उससे आपका पेन भी रिड्यूस होगा, स्वेलिंग में भी फ़र्क पड़ेगा और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होगी, आपकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ होगी। तो फिजियोथेरेपी का इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इससे आपकी सर्जरी भी डिले हो सकती है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस पार्ट बताऊंगी कि आप घर बैठ के क्या क्या कर सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने इसको लाइक और फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको कीजिए।